तो हिजबुल्लाह का जो रिस्पांस है, IRGC ने कहा द रिस्पांस विल नॉट बी सिंबॉलिक और लिमिटेड। ये होता है ना भाई, बैलेंस के लिए जरा जवाब फिर दे दिया जाता है, तो ये सिंबॉलिक जवाब नहीं होगा, ना ही ये लिमिटेड होगा। इट विल बी डिजाइन टू शेक द इजराइल्स कैलकुलेशंस एंड स्टेबिलिटी। ये इजराइल की जो कैलकुलेशंस है उनको उड़ा कर रख देगा। तो जिन्होंने गुलामी करनी है वो कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन जिन्होंने गुलामी कबूल नहीं की, जो इस एंटिटी के सामने सब्जुगेशन नहीं चाहते और हजारों कुर्बानियां दे चुके हैं, वो आखिरी हद तक कभी सब्जुगेट नहीं होंगे इस एंटिटी के सामने, जिसने मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ऐसी ब्रूटल जेनोसाइड की है, सबसे ज्यादा बच्चों को मारा है, सबसे ज्यादा औरतों को मारा है, चुन चुनकर प्रेग्नेंट वुमेन को मारा है, चंद मां के बच्चों के लिए खुराक बंद की है, तो उसके सामने सब्जुगेट कर लिया जाए तो ये कभी भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो लेबनीज गवर्नमेंट को और मिडिल ईस्ट के मुल्क जो इसमें शामिल हैं, ठीक है ना, इस बयानिए के अंदर, उनको भी अपने ऊपर थोड़ा सा रीअसेस जो वो करना चाहिए अपनी पॉलिसी को। वो इजराइल से समझते हैं कि इजराइल उनको साइंस टेक्नोलॉजी और सारा कुछ नॉलेज देगा, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि जो फलस्तीन के रेफ्यूजी कैंप के ऊपर अटैक हुआ, इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। यहां पर वॉर क्राइम्स इजराइल ने किए हैं, फलस्तीनी जो महाजर वहां पर बैठे हुए हैं उनको भी इजराइल ने नहीं छोड़ा। तो ईरान का जो मीडिया है उसने हिजबुल्लाह के जो मटार चीफ हैं उनके ऊपर पूरा उनका प्रोफाइल जब लिखा है, ही वाज द की आर्किटेक्ट ऑफ द हिजबुल्लाह मिलिट्री पावर। मतलब वो कई दहाइयों से, कई सालों से हिजबुल्लाह के साथ है और उनका बड़ा रोल है। 2 मरतबा इससे पहले असैसिनेट करने की कोशिश की, इजराइल फेल हुआ। ये बिल्कुल यानी लो प्रोफाइल और शेडो में जब वो काम करते थे, तो इनको इजराइल ने काफी कोशिश की और अब जो है उनको असैसिनेट किया गया। इनका बड़ा किरदार था हिजबुल्लाह की पावर को बढ़ाने में। तो ईरान ने जनाब अली सबसे ताकतवर एंटी-शिप मिसाइल जो है वो नूर मिसाइल जिनका नाम है, और ये चाइना का जो C802 मिसाइल्स हैं, ये उसकी अपग्रेडेड वर्जन है। ये ऐसे ही है जो नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया में टेक्नोलॉजी बन रही होती है, वो फिर ईरान को डिलीवर कर दी जाती है, ट्रांसफर कर दी जाती है, उसको रद्द-बदल करके फिर ईरान उसमें से नए वेपन जो बना लेता है। तो इसलिए वहां पर जो तरक्की हो रही है उसके असरात यहां तक आप देखेंगे। तो चाइना का 802 मिसाइल जो है उसका अपग्रेडेड वर्जन नूर मिसाइल ये ईरान ने बनाया है, और ये वन ऑफ द डेडलीस्ट एंटी शिप मिसाइल है इन द रीजन का ये सबसे ताकतवर हथियार है एंटी शिप मिसाइल में। ये शिप से भी फायर हो सकता है, ये लैंड बेस्ड जो लॉन्चर्स हैं वहां से भी फायर हो सकता है, और ये इवन एयरक्राफ्ट से भी फायर हो सकता है। और इसकी जो ऑपरेशनल रेंज है ये 30 किलोमीटर से लेकर 220 किलोमीटर तक है। और नूर मिसाइल है चेंज द रूल्स ऑफ एंगेजमेंट इन द गल्फ वाटर्स। ये किसी भी जहाज को, अमेरिकन शिप्स को ये निशाना, इजरायली तो जाहिर है उनकी जरूरत नहीं है कि वो यहां पर आए, अमेरिकन के शिप्स हैं तो वो निशाना बन सकते हैं। द मिलिट्री बैलेंस इन द रीजन इज विटनेसिंग अ न्यू शिफ्ट, और इसको डिप्लॉय किया गया है टू कवर द स्ट्रेट ऑफ हुर्मस। स्ट्रेट ऑफ हुर्मस देखें, वो पहले उन्होंने एक टैंकर पकड़ा, अब वो यहां पर ये मिसाइल डिप्लॉय कर रहे हैं, क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि यहां से फिर हमारा कंट्रोल होगा। स्ट्रेट ऑफ हुर्मस उनके कंट्रोल में है, ठीक है ना, जहां से दुनिया का 20% ऑयल गुजरता है। ये मैं आपको बताऊं, ये जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मस है ना, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है। यानी अफगानिस्तान या इराक, लीबिया, उनके पास ये एडवांटेज नहीं था कि वो इस तरह से उनके पास एक ऐसी गुजरगाह हो जो उनकी निगरानी में हो या जिसको वो ब्लॉकेट कर सकते हो। इवन आप देखिए यमन के पास ये एडवांटेज था, तो कैसे उसने सबको ढेर कर दिया। ये आज तक अगर जंग नहीं हुई ना, तो उसमें वन ऑफ द फैक्टर ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मस है कि यहां से जो ऑयल गुजरता है वो दुनिया की इकॉनमी, और फिर देखिए ना कीमतें चढ़ जाती हैं तो अमेरिकन गवर्नमेंट हिल जाएगी। तो इसलिए आज तक अगर हमला नहीं हुआ तो ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मस उसमें बहुत बड़ा एक फैक्टर है। ईरान ने जनाब अली मुसाद की शिपमेंट पकड़ी है। मुसाद का एक नया ऑपरेशन, असलहा और एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, ये सारी ईरान में ट्रांसफर की जा रही थी वाया टर्की। देखिए ना, ये सारी चीजें टर्की में वो एजेंट्स पकड़े गए हैं, फिर मुसाद के एजेंट्स वहां पर हैं, फिर मुसाद जो वो ईरान में साथ ही ये शिपमेंट कंटेनर जो है 100 एक्सप्लोसिव डिवाइसेस थी जिनको असैसिनेशन पर्पसेस के लिए जब इस्तेमाल किया जाना था, ईरान ने ये शिपमेंट जब वो पकड़ ली है। और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि जो वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है उससे रीजन को फ्री करने के लिए एक ही ऑब्स्टेकल है, और वो इजराइल है। इजराइल इज द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल, जिसके पास वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, और उसकी वजह से ये खत्म नहीं हो पा रहा, बल्कि अब बाकी भी फिर न्यूक्लियर बनाने की तरफ जाएंगे। और ईरान के जो स्पीकर हैं उन्होंने कहा इजराइल्स अग्रेसिव हैंड्स मस्ट बी कट ऑफ फ्रॉम द रीजन। और अली लरिजानी जो बहुत सारी मुलाकातें कर रहे हैं, लरिजानी पुशेस स्ट्रेटेजिक रिलेशंस, इकोनॉमिक एक्सपेंशन विद पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा अगर ये गैस और ऑयल डील्स हो जाती हैं, जो कि मुश्किल लग रहा है क्योंकि अमेरिका का प्रेशर है, यूरोप का सैंक्शन ये वो करके, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा पॉसिबल होगा। लेकिन अगर यहां तक भी मामला चले जाते तो बहुत बड़ी बात होगी। इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि जो शर्म अल शेख में
जो एग्रीमेंट हुआ और जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है रेजोल्यूशन, उस पर मुकम्मल अमल दरामद की जरूरत है। हमास वहां पर मौजूद है और मतलब हमास ज्यादा दिन इसको अब अफोर्ड नहीं कर सकती जो गजा पर हमले जारी हैं। अब मैं आपके सामने जर्मनी की रिपोर्ट रखता हूं। जर्मनी से जो रिपोर्ट सामने आ रही है, तो जर्मन न्यूज़पेपर है, उसने कहा है कि रिस्क ऑफ बैंकरप्टेंसी ऑफ जर्मन सिटीज ड्यू टू द बजट क्राइसिस। जर्मन सिटीज आर ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्टेंसी ड्यू टू द बजट डेफिसिट। यानी जर्मनी, आप जानते हैं कि बहुत सबसे बड़ी पावर, यूरोप की सबसे बड़ी इकॉनमी, तो उनके शहर वो दिवालिया होने के दहाने पर पहुंच गए, डेफिसिट इतना ज्यादा बढ़ गया। द ग्रेट जर्मन ब्लफ, बैंकरप्ट म्यूनिसिपैलिटीज, कोलैप्सिंग वेलफेयर कोलैप्स हो रहा है, एंड द मर्ज क्योर, यानी ये रशियन मीडिया लिख रहा है, द मर्ज क्योर दैट इज सिंकिंग सिटीज। तो जर्मन चांसलर की जो पॉलिसीज हैं, दैट इज सिंकिंग द सिटीज। जर्मनी इज नो लॉन्गर द इंजन ऑफ द यूरोप बट रिस्क बिकमिंग इट्स डिरेल्ड कैरियज। अनप्रेसिडेंटेड फाइनेंशियल क्राइसिस जब देखा जा रहा है, जो अनफोल्ड हो रहा है, और जर्मन सिटीज जो कि बैकबोन है, देखिए सिटीज जो है वो बैकबोन है ऑफ द कंट्रीज प्रोडक्टिव एंड सोशल सिस्टम। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप एक प्रोडक्टिव और सोशल सिस्टम पहले क्रिएट करते हैं, लोगों के खास एनवायरनमेंट होता है, वो अच्छी क्वालिटी लाइफ गुजार रहे होते हैं, अच्छा उनका लाइफस्टाइल होता है, तभी वो अच्छे आइडियाज लेकर आते हैं और आगे मामला बढ़ते हैं। यानी जिस मुल्क के अंदर एक अच्छा प्रोडक्टिव सोशल सिस्टम नहीं होता, आप देख लीजिए उस मुल्क की हालत। तो अमेरिका में आप देखिए क्वालिटी ऑफ लाइफ, इसलिए आप कनाडा में, अमेरिका में, यूरोप में आपको लाइफस्टाइल और क्वालिटी ऑफ लाइफ और सोशल स्ट्रक्चर, इस पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट जब नजर आएगी, क्योंकि तरक्की यहीं से शुरू होती है। जब तक आपके सिटीजन के पास ये सोशल क्वालिटी स्ट्रक्चर नहीं है, तो आप एक बड़ी कौम और तरक्की याफ्ता कौम नहीं बन सकते। तो वो कैसे आती है? आप सोशल प्रोग्राम्स लेकर आते हैं, ठीक है ना, तो तभी यहां से क्वालिटी ऑफ लाइफ आगे बढ़ती है। तो वो जो प्रोडक्टिव और सोशल सिस्टम है वो कोलैप्स होने वाला है, क्योंकि सोशल प्रोग्राम्स बंद होने वाले हैं। और जर्मन न्यूज़पेपर के मुताबिक अगर टेक्निकली देखें तो कोलैप्स और बैंकरप्टेंसी ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन जाहिरी तौर पर आगे ये मामला मतलब ऑफिशियली होने जा रहे हैं। टेक्निकली ये मामला वहां तक पहुंच गया, जैसा कि 170 बिलियन यूरोस ये लास्ट जो डेफिसिट आया है उसको मुश्किल से उन्होंने बर्दाश्त किया। और अब की बार 2025 का जो डेफिसिट है वो 30 बिलियन यूरोस और ज्यादा है, यानी 200 बिलियन यूरोस। 200 बिलियन यूरोस, ये इतना ज्यादा अब डेफिसिट जब वो सिटीज का बढ़ गया है, जो कि अनअफोर्डेबल है। सो एवरी सिटी, एक शहर की बात नहीं हो रही, एवरी सिटी ऑन द वर्ज ऑफ फाइनेंशियल कोलैप्स। और द लार्जेस्ट जो डेफिसिट है वो आपको पता है कहां पर है? बर्लिन में, जो जर्मन का कैपिटल है, वहां पर सबसे बड़ा डेफिसिट है 4.3 बिलियन यूरोस। मतलब इतना बड़ा डेफिसिट, यानी ये तो मुल्कों की इकोनॉमी के बराबर है। मतलब जो आप बाकी मुल्कों की इकोनॉमी देखें तो ये इतनी होती है, तो उनके एक शहर का जो क्राइसिस है वो 4.3 बिलियन यूरोस डेफिसिट जब वो बढ़ चुका है, जो कि अब अनअफोर्डेबल है। तो ये इसलिए रिडक्शन इन द इनकम जो है वो देखा जा रहा है। चीजें लिंक है ना, चूंकि इंडस्ट्रियल क्राइसिस है। इंडस्ट्रियल क्राइसिस क्यों है? यूक्रेन जंग की वजह से, क्योंकि यूक्रेन से जो ऑयल मिल रहा था, सस्ती एनर्जी आ रही थी जर्मनी के लिए, तो रशिया से डायरेक्ट एक पाइपलाइन थी जिसको यूक्रेन ने उड़ा दिया, यूक्रेन और सीआईए ने। तो यूक्रेन जंग ने इंडस्ट्रियल क्राइसिस पैदा किया, इंडस्ट्रियल क्राइसिस से इनकम कम हुई, जिसके बाद डेफिसिट और बढ़ा। तो पीछे यूक्रेन की जंग है और मिडिल ईस्ट की जंग है, और जो इजराइल को पैसा दिया गया, और स्पेंडिंग जो है, खर्चे बढ़ रहे हैं, इनकम रिड्यूस हो रही है। अगर सब चीजें ऐसे ही चलते नहीं, इफ एवरीथिंग कंटिन्यूज इन द सेम स्पिरिट, यानी जो इस वक्त सिचुएशन है कि इनकम रिड्यूस हो रही है, इंडस्ट्रियल क्राइसिस बढ़ रहा है और स्पेंडिंग राइज हो रही है, तो आगे क्या होने जा रहा है? म्यूनिसिपैलिटीज हैव नो चॉइस बट टू रेडिकली रिड्यूस द सोशल प्रोग्राम्स। यानी उनकी सारी म्यूनिसिपैलिटीज जो एडमिनिस्ट्रेटिव सारे मामलात हैं, यानी सिटी में वो देखती है म्यूनिसिपैलिटीज, तो वही सारे जो सोशल प्रोग्राम्स हैं उनको वो देख रहे होते हैं। तो पैसे नहीं है तो वो खत्म करने पड़ेंगे, जैसा कि स्विमिंग पूल्स हैं, जैसा कि यूथ क्लब्स हैं, जैसा कि म्यूजियम्स हैं, जैसा कि क्लब्स हैं, ये सारी फाइनेंसिंग और चाइल्ड केयर और ये सारा उनको जो बंद करना पड़ेगा। और बिकॉज ये लाइन आप सुनिएगा, जर्मन न्यूज़पेपर लिख रहा है, देन रेजिडेंट्स विल सी पॉवर्टी ऑन राइट ऑन देयर डोर स्टेप्स। तो टेक्निकली वो बैंकरप्ट हो चुके हैं, लेकिन आगे फिर जब आने वाले महीनों में ये सारी चीजें बंद होंगी, तो फिर हर जर्मन जो है पॉवर्टी को राइट ऑन देयर डोर स्टेप, अपने दरवाजे पर देखेगा इस पॉवर्टी को, क्योंकि एक हाई क्वालिटी लाइफ है ना जो गुजारी जा रही है, तो उसके पीछे ये सारे सोशल प्रोग्राम्स हैं, तो वो बंद करने पड़ेंगे।
तो वो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो नीचे आएगा और जो सोशल स्ट्रक्चर है वो इससे चेंज होगा। तो इसलिए ये नामुमकिन है। मतलब यूरोप ये जंग हार चुका है, वो इधर टक्करे मार रहा है, उधर टक्करे मार रहा है, ये हम ये नहीं बात मानते, वो नहीं मानते। तो अगर उन्होंने पहले 9 महीने पहले जब ट्रंप आया था तब मान लेते तो जितना इलाका यूक्रेन का निकल गया शायद इतना नहीं निकलता। एक साल कबल जब पोप ने कहा था ज़ेलेंस्की को कि जाके सीज़फायर कर लो तो उधर नुकसान कम हुआ था। तो ये जो मर्जी करते रहे, इसको लटकाते रहेंगे, जीत नहीं सकते हैं क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस इतना बढ़ चुका है। और जो ये मजीद पैसा उधर देंगे, इनकी अपनी गवर्नमेंट है वो अनपॉपुलर होंगी और जो फार राइट है, जो एंटी यूक्रेन वॉर है और एंटी इमिग्रेशन है, वो पॉपुलर होकर जो है वो सामने आएगा। तो ये डिक्लाइन ऑफ द यूरोप हम देख रहे हैं और डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट हम देख रहे हैं। और इसने इजराइल को भी बहुत पैसे दिए हैं। जर्मनी जो $95 बिलियन इन कैश ये इजराइल को अब तक दे चुका है, बाकी मरात अलग हैं। तो उस पर भी सवाल वहां पर उठ रहे हैं। ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, हम राज लगा करें। अल्लाह हाफिज।